नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे बिल्डर, उन बिल्डर की जो भरोसा देते हैं, विश्वास जगाते हैं लोगों के मन में कि वो उन्हें आशियाना देगा और एक सपना हर आदमी देखता है कि उन्हें जल्द उनके परिवार को एक छत मिल जाएगी जिसके नीचे वो अपने सुनहरे भविष्य को जो है बनते हुए, बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें या देश की बात करें तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जो इन सपनों पर ग्रहण लगाने का भी काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बिल्डर है ओएसबी बिल्डर और हमारे साथ ओएसबी बिल्डर के वो अलॉटीज भी हैं जो पिछले कई सालों से एक लंबा स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने घर पाने के लिए। लेकिन ना ही तो इन्हें ये पता है कि इनके घर इन्हें कब मिलेंगे और ना ही इन्हें इस बात की जानकारी है कि जो गाढ़ी कमाई इन्होंने ओएसबी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर लगाई थी उसका क्या रहने वाला है। तो चलिए पहले समझते हैं ये पूरे जो दर्द भरी जो कहानी रही है, क्योंकि एक एक पैसा एक आम आदमी बड़ी मेहनत से कमाता है, अपना पेट काट के कमाता है और जब वो पैसा बिल्डर के पास इस उम्मीद में देता है कि वो उसे उसके बदले में घर देगा जिसका उसने सपना देखा था अपने परिवार के साथ मिलके। लेकिन वही पैसा जब डूबने की कगार पे आता है तो किस तरह की तकलीफ, किस तरह की दिक्कत जो है उस परिवार, उस व्यक्ति के ऊपर गुजरती है। तो वही चीजें आज हम जानेंगे ओएसबी जो बिल्डर के यहाँ अपना पैसा फंसाए जो बैठे हैं अलोटी उनसे। और तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ अर्चना जी हैं, हमारे साथ राजेश जी हैं, हमारे साथ वनीत जी हैं, हमारे साथ महिपाल जी हैं और हमारे साथ नवमार जी है और हमारे साथ हरेरा एक्सपर्ट एडवोकेट हर्षित बत्रा जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव डिस्कशन में। सबसे पहले अर्चना जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा समय, ऐसा नहीं है कि अब महिलाएं ही सबसे ज्यादा समय घर पे बिताती हैं, लेकिन जो एक अटैचमेंट होती है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक महिला की अपने घर के साथ होती है। तो जब आपने ओएसबी बिल्डर में जब फ्लैट बुक किया, एक उम्मीद वहां पर थी कि एक जल्द आपको एक घर मिलेगा जो वादा किया था, लेकिन क्या हुआ एक बार सिलसिलेवार थोड़ा सा समझाइए कि पूरा जो वक्त बीता किस तरह से एक के बाद एक वो झूठ, एक के बाद एक वो फ्रॉड जैसी सिचुएशन जो है आप लोगों के सामने आती गई। एक्चुअली 2016 के एंड में मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है पीएमएवाई अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से लगता हुआ, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं था दिल्ली एनसीआर में, मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हर किसी को एक घर चाहिए होता है, जो इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ 1993 से आज तक मेरे पास एक घर नहीं है। तो वो ओन करने की चाहत में ही मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। 2016 के एंड में बुकिंग करवाई थी फ्लैट की और 2017 में इसका अलॉटमेंट भी हमें आफ्टर ड्रॉ मिला था। तो हमने पेमेंट तो बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था टाइमली एज़ पर एग्रीमेंट, लेकिन धीरे-धीरे समय बढ़ता गया, कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो रही और कोविड के बाद आते-आते समय ऐसा आया कि बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी थी। फिर हमने काफ़ी कंप्लेंट्स करी, कई जगह पे रेरा डीटीसीपी के दफ्तर गए, सबसे गुहार लगाई, तब जाके थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ 20-25 लेबर जो साइट पे थे, वो काफ़ी नहीं थे इतना सारा काम करने के लिए, क्योंकि काम अभी 55% हुआ है साइट पे और ऑलमोस्ट 92% से ज़्यादा पेमेंट बिल्डर के पास जा चुकी है। तो अब हमारा कंसर्न यही है, जो हमें 4 साल में प्रोजेक्ट मिलना था 2021 के एंड तक, क्योंकि हमने 2016 के एंड में इन्वेस्ट किया था, तो वो अब 2024 आ चुकी है और प्रोजेक्ट आज भी 60% से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और हमें कहीं न कहीं बिल्डर की मंशा इसमें सही नहीं दिख रही है, क्योंकि काम बहुत स्लो चल रहा है, स्नेल पेस से चल रहा है और हमें कहीं भी अपना घर मिलता दिखाई दे नहीं रहा है। जितनी भी हमने कोशिश कर ली है, हम हर तरीके से जितना भी लीगली पॉसिबल होता है, हम रेरा के पास जा रहे हैं, डीटीसीपी के पास जा रहे हैं, बिल्डर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन कहीं हमें फ्लैट मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है आज की डेट में। महिपाल जी, कहाँ कहाँ आप लोगों ने मुलाकात की, क्या क्या आप लोगों से वादे किए गए, डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, और क्या लग रहा है कि जो एक उम्मीद कहीं है, कोई गुंजाइश है कि कब तक आप लोगों को आपका आशियाना, आपका फ्लैट मिल पाएगा? सर, हम सबसे पहले एसटीपी ऑफिस में हमने विजिट किया था। तब नरेंद्र सोलंकी जी थे, फिर संजीव मान जी आए, फिर उसके बाद वापस नरेंद्र सोलंकी जी आए।
फिर उसके बाद अभी रेणुका सिंह जी आई हैं, उससे पहले इसी दौरान हम चंडीगढ़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस में भी गए हैं, जहाँ पर हमारे सबसे पहले के पांडुरंग जी थे, उसके बाद टी.एल. सत्यप्रकाश जी आए, अब अमित खत्री जी आए हैं। कम से कम नहीं भी तो दोनों ऑफिसेज को मिला लें तो हम 20 से ज्यादा बार इन जगहों पे विजिट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग चंडीगढ़ ऑल्सो। और चंडीगढ़ में भी जो हम बाहर से जाते हैं, कम से कम 10-15 नहीं जाते हैं, हम 50 की तादाद में जाते हैं, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया इस दौरान भी। हर चीज आपसे समझना चाहेंगे, लीगली अभी जो अलॉटीज हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और क्या लगता है कि ओबीएस बिल्डर के साथ जो एक लड़ाई चल रही है, लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी, घर मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं रहा है, और एक नहीं 3 प्रोजेक्ट्स ओबीएस बिल्डर के, और सभी में यही एक दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटीज थोड़ा समझना चाहेंगे, आम भाषा में एक आम आदमी भी समझ सके, ना केवल जो ओएसबी बिल्डर के सताए जो अलॉटीज अभी हमारे साथ हैं या जो अभी हमें देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी और सिमिलर सी कहानी है उनकी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर जब हम अलॉटीज़ की बात करते हैं, तो जैसे अर्चना जी से हमारी इंटरैक्शन शुरुआत में हुई है, तो ये एक जेंट्री वो है जो कि फर्स्ट हैंड उस यूनिट को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सी बारी हम देखते हैं रियल एस्टेट मार्केट में, एक होता है जेन्युइन कस्टमर, फर्स्ट हैंड कस्टमर, और दूसरा होता है कि जो इन्वेस्टर होता है। तो अफोर्डेबल में आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स नहीं होते, यूजुअली वो लोग होते हैं जिनको वो यूनिट खुद से इस्तेमाल करनी होती है। तो ऐसे में ये लंबा इंतज़ार और साइट पे प्रोग्रेस की स्थिति देखते हुए सब लोगों ने रेरा को अप्रोच किया। तो जब हम बात करते हैं रेरा लॉज़ की और हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं उसकी, तो हमारे पास सेक्शन 18 में ऑप्शन है कि हम रेरा को बोल सकते हैं कि वो हमें पोज़ेशन दिलवाए विद डिले पेनल्टी कॉम्पेंसेशन, या वो हमें रिफंड दिलवाए विद डिले पेनल्टी कॉम्पेंसेशन। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जो ड्यू डेट होती है, दैट इज 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ ईदर बिल्डिंग प्लान और ईसी। और अगर हम कोविड को भी मद्देनजर रख लें, फोर्स मेजॉर को भी मद्देनजर रख लें, उसका एग्जम्पशन भी दे दें, तो वी हैव टू सी समथिंग ऑन साइट, की साइट पे किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अलॉटीज हमारे साथ हैं, इन लोगों ने इतना प्रोएक्टिवली काम किया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट्स में इन लोगों ने मल्टीपल विजिट्स की। इन्हीं सब चीज़ों के चलते एक अच्छी चीज़ हुई, जो ये हुई कि रेरा ने कॉग्निजेंस लिया, सुओ मोटो एक मैटर हमारा उन्होंने इनिशिएट किया। उसमें 2 चीज़ें होती हैं जो आती हैं, सेक्शन 7 जिसमें रेरा के पास पावर है रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देने का, और सेक्शन 8 जिसके अंदर वो ये प्रोजेक्ट हमको, जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ हैं, उनको दे सकते हैं या किसी और प्रमोटर को दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। तो इस प्रकार जब हम सेक्शन 7 और 8 को इन्वोक करने गए, तो ये पता चला, साइट पे विजिट्स हुई, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स गए, और अभी रिसेंटली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को फरीदाबाद से अपॉइंट किया गया है टेक्नो इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए, वायबिलिटी देखने के लिए प्रोजेक्ट की। और फॉर्चुनेटली अभी नए चेयरमैन के आने के बाद और चीज़ें फेवरेबल जा रही हैं, पॉजिटिव जा रही हैं, कि वो साइट विजिट भी कर रहे हैं और देख रहे हैं। मोटिव है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना। कुछ लोगों ने चूज किया रिफंड में जाना क्योंकि उन्होंने अपना पेशेंस लूज कर दिया। कुछ हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी हैं जिनके अभी रिसेंटली ऑर्डर्स हुए हैं, वेदर इट इज द प्रोजेक्ट ऑफ गोल्फ हाइट्स और एक्सप्रेसवे टावर्स। बट मेजरली लोगों की ये इच्छा है कि उन्हें घर मिले। तो घर कैसे मिलेगा, उसके लिए जो ये चर्चा चल रही है और जो सुओ मोटो चल रहा है, उसमें वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बता रहा है कि क्या वायबिलिटी होगी, बिकॉज द इंटेंट इज वेरी क्लियर दैट एवरीबडी वांट्स देयर हाउसेज। लोगों को घर ज्यादा चाहिए कि हमें एक घर जो हमने बुक किया था वो मिल जाए किसी प्रकार से। जी, लेकिन मिल जाए ये तो उम्मीद सब लगा ही रहे हैं, और उम्मीद क्या, दुआ भी करते होंगे, चर्चाएं भी करते होंगे, आपसे मिलते हैं कि जब लीगली कहां पर वो स्टैंड करे, लेकिन वो मिलेगा कैसे? मतलब अभी अगर सुओमोटो लिया है हरेरा ने, तो उसका जी। इम्पैक्ट कब तक दिखेगा? मतलब एक एक टाइमलाइन तो कहीं ना कहीं होगी ही, कि अगर रेरा की बात करें, रेरा अथॉरिटी इसीलिए आई थी कि बिल्डर की मनमानियों के ऊपर लगाम लगा सके, और सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल के लिए तो अलग से, जो मुझे भी समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो बिल्डर के लिए काफी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि बिल्डर एक के बाद एक 3 प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, और सारे के सारे प्रोजेक्ट में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि कहीं 50%, कहीं 60% आपका काम हुआ है, और 4 साल की जो मियाद थी वो भी पूरी हो चुकी है,
उससे कहीं ज्यादा साल बीत चुके हैं और अभी तक अलॉटीज को ये पता नहीं है कि कब तक उनको उनका आशियाना, उनका घर मिल पाएगा। जी, इसी इसी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के चलते रेरा ने इस प्रोजेक्ट के अंदर उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था कि वो पैसा और मिस अप्रोप्रिएट ना कर सकें, और जो भी फंड्स हैं उनके अकाउंट्स में वो सिर्फ प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकें। और अभी उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान भी बिल्डर से लिया है, और उस रेजोल्यूशन प्लान में ये रहा है कि कितना खर्चा होना बाकी है, किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पे खर्चे होने बाकी हैं। तो वो उसको माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया जा सकता है। तो अभी प्रोएक्टिवली रेरा इसको ले रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। बिल्डर का रेजोल्यूशन प्लान अगर रेरा को वायबल नहीं लगेगा तो फिर द बॉल विल बी विद अस, द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, कि हम उसको टेक ओवर करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराएं। बट इंटेंट इज कि इफ द बिल्डर हु हैज डन द बेसिस द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर वो कंप्लीट कर पाए तो वो ही चीज है जिस चीज की जांच अभी चेयरमैन जी कर रहे हैं, और उसके बाद द डिसीजन शैल बी टेकन। एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज से पूछा जाएगा। सेक्शन 8 में पहला राइट एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज का ही रहता है। तो उसी चीज के लिए उन्होंने जो रेजोल्यूशन प्लान बिल्डर से लिया है, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को उन्होंने करा है, फाइनेंशियल ऑडिटर को करा है, ऑल ऑफ दिस इज टू समहाउ कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड नॉट जस्ट गो बाय व्हाट द बिल्डर सेज। अगर बिल्डर बोलता है मैं दिवाली तक घर दे दूंगा, ऐसी कई दिवालियां आई गई पर घर नहीं मिला, तो उसको कैसे कंप्लीट कराना है जिसके अंदर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके, उसी चीज के लिए रेरा प्रोएक्टिवली इस समय काम कर रहा है। जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा हर्षित जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है इस पूरे के पूरे जो सिचुएशन बनी है अलॉटीज के सामने। और ये नंबर जो है 1, 2, 10, 50, 100, 200 नहीं है, ये हजारों में है। आप समझिए कि हजारों परिवारों की जो उम्मीद, सपना किस तरह से ये बिल्डर तोड़ देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, और बड़े आराम से वो घूमते हैं, परेशान होता है। तो ये वो लोग जो बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि अपने परिवार को एक छत दे सके, एक घर दे सके, लेकिन इनके साथ जिस तरह की स्थिति होती है वो देखते हैं, और उसके बाद सिर्फ क्या करें बेचारे, सड़कों पे जाके प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं, और कोई नहीं सुन रहा होता इनकी। नवमार जी, आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, कब आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया? घर में जब चर्चाएं हुई होंगी कि हाँ अब 3 साल 4 साल बाद घर मिल जाएगा, किस तरह की बातचीत होती थी, क्या सपने जो है आपने संजोए थे? और जब इस तरह की स्थिति आई तो एक एक अजीब सी परिस्थिति बन जाती है। तो एक जो घर के अंदर जो खुशी होती है कि हमें अब कुछ मिलने वाला है, और वो जब नहीं मिलता, हाथ से वो जब छिनता दिखता है, तो किस तरह के हालात जो है वो बन जाते हैं? नमस्कार, मैं रिपोर्टर जी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम थी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आई थी। तो हम सबको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि गवर्नमेंट की एक पहल है, इसमें प्रधानमंत्री स्टाफ इन्वॉल्व है, ये एक बहुत सुरक्षित स्कीम होगी। बिकॉज आजकल बिल्डर्स के स्कैम देखते हुए गुड़गांव में सबसे बड़ा इशू है कि आपको पोजीशन टाइम पे नहीं मिलता। एंड बहुत ज्यादा एक जो चल रहा था प्रोसेस का था कि एक प्रोजेक्ट में खरीद और उसके बाद उस पैसे को एंड उस पैसे को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में लगा दो। सो ये एक चल रहा था, बट इसके तहत रेरा आया। तो रेरा आने से हमें पता लगा ये प्रोजेक्ट रेरा सर्टिफाइड भी है। तो बड़ी एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वेरेज देखने को आया अभी कि इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही हुआ है। सो ये देख के हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। इनिशियली वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, बट बाद में हमें बड़ा झटका लगा इन चीज़ों को देख के। और हमने डोर टू डोर प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, डीटीसीपी, रेरा एंड ऑल सभी डिपार्टमेंट्स में दरवाजे खटखटाए। इतना ही नहीं, इनफैक्ट हमारी जैसे महिपाल जी ने आपको शुरू में बताया, जो पहले सत्य प्रकाश जी थे उनके साथ काफी मीटिंग्स हुई, उन्होंने काफी प्रॉमिसिंग नोट्स बताए। बट वही सरकारी अधिकारी हैं तो कुछ समय बाद उनका तबादला हो जाता है, दूसरे अधिकारी आते हैं, जब तक उनके पैर जमते हैं वो भी चले जाते हैं। जैसे भी श्री अमित खत्री जी, उन्होंने भी कोई इस पे फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया। तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं श्री अरुण कुमार जी से, जो रेरा के नए चेयरमैन हैं। उन्होंने डीजीसीए में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट्स भी कराई हैं। बिकॉज सी डीजीसीए इटसेल्फ वाज अ पार्ट ऑफ
इंटरनेशनल अलायंसेस, मर्जर्स, डीमर्जर्स। सो उसके तहत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुना एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो उसी को उम्मीद रखते हुए हम सोचते हैं कि वो यहाँ कुछ कराएंगे। एंड इसी के साथ हम अभी थोड़ा सा और हमारा हौसला इकट्ठा हुआ है और हमने अपना एक्टिविटीज को और चालू किया है। बट इशू ये है कि अगर ये सारी चीजें एक गवर्नमेंट मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट में हो रही हैं, सो सोचिए आप किसी आम उस बिल्डर का क्या होगा या नॉर्मल बायर का क्या होगा जो किसी प्राइवेट बिल्डर से ले रहा है जिसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। रेरा को होते हुए भी एवरी क्वार्टर में बिल्डर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जो इन्होंने नहीं करी है। स्टेटस बिल्डिंग अपडेट सबमिट करनी थी, वो नहीं हुई है। उसके अलावा इन एक्सपेंडिचर्स का खर्चे किए हैं, जितना पैसा इकट्ठा किया गया उसका ब्यौरा देना था हर क्वार्टर में, वो नहीं किया है बिल्डर ने अभी तक। और हमारे साथ पिछले 2 साल से जब से हमें पता लगा प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, हमने उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स करी। हर बार 6 महीने का राइटिंग में और वर्बल हमें एक झांसा दिया जा रहा है कि बस 6 महीने और 6 महीने और। इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग लाइक दिवाली हो जाती है तो होली पे, होली हो जाती है अगेन अगली दिवाली पे। सो इस टाइप से ये चल रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने रेरा की मदद ली और रेरा में भी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है हमारे केसेस को फाइल हुए, बट अभी तक कोई सूटेबल एक्शन हुआ नहीं है। एंड अथॉरिटीज़ देखते हुए डीटीसीपी डिपार्टमेंट को देखते हुए उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को लटका दिया इन अ वे कि टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने मांगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट से, जिसमें अपना ही टाइम समय लग रहा है 6 महीने। फिर जो हमने इनके अकाउंट्स के बारे में बात करी, उसको भी काफ़ी पेंडिंग डाला हुआ है। जो भी सुनने में आया है कि रेरा ने उसे टॉप नॉच जो सीए हैं अमरजीत चोपड़ा, उनको हैंडओवर किया। लेकिन वहाँ से भी कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है कि फंड्स कहाँ गए, कितने थे, क्या रहा। व्हेयरएज़ ये बिल्डर ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम गुड़गाँव में ये चीज़ कर रहा है, ये पहले महाराष्ट्र में भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं रायपुर में, वो भी कुछ कंप्लीट हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, वहाँ से भी लोग बहुत त्राहिमाम मचा के घूम रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कोटपुतली में, वहाँ भी काफ़ी ऐसे ही धांधलेबाज़ी चल रही है। तो ये सब जानते हुए गवर्नमेंट एजेंसीज़ को स्टिल अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में हमें ये पोज़ीशन मिल सकता है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है कि इस तरह के बिल्डर एक के बाद एक फ्रॉड पे फ्रॉड करते जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इनके ऊपर नकेल कस सके। और रेरा अथॉरिटी को लाया इसीलिए गया था कि इनकी मनमानियों के ऊपर लगाम लगा सके, लेकिन क्या वो इफेक्टिव उतनी नजर आ रही है जितना कि सोचा गया था? कानून के प्रावधानों की बात करें, हर्षित जी, मतलब क्या मानते हैं यहाँ सिर्फ क्या हम बिल्डर को ही दोषी माने, अथॉरिटी दोषी नहीं है? क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना कि मॉनिटरिंग वो समय समय पर इन बिल्डर्स की करे, क्योंकि ये तो पहले से ही तय था कि बिल्डर्स तो अपनी गुंडागर्दी, मनमानी और इस तरह की धोखाधड़ी वो तो करते ही आ रहे थे और वो इससे बाज नहीं आएंगे। तो ऐसे में तो अथॉरिटीज को जिम्मेदारी दी गई। और अफोर्डेबल तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर पोस्टर में छापकर जो बेचा गया, लोगों को तो यही भरोसा था ना कि जिस प्रोजेक्ट के साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ जाए तो वहां तो कम से कम उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी, फ्रॉड या ये स्थिति नहीं होगी। तो क्या मानते हैं कि सिर्फ बिल्डर ही दोषी है, अथॉरिटी की का इसमें दोष नहीं है? देखिए एब्सोल्युटली ये तो है ही कि जब जैसे महिपाल जी ने कहा, जैसे हुड्डा जी ने कहा कि हमने जब प्रोजेक्ट लिया तो हमने देखा कि ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। तो एक जो आश्वासन लोगों को मिलता था रेरा के नंबर होने से या जो मिलता है रेरा के नंबर होने से, वो एक बहुत बड़ा एक टिक चेक हो जाता है। जैसे आईएसआई मार्क है प्रोडक्ट में तो ले सकते हैं, वैसे ही अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो ले सकते हैं। तो जब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन रेरा करता है तो उसी प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्क्रूटनी रखनी होती है, जो कंप्लायंसेस दिए गए हैं जो स्टैट्यूट में, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, तो उसमें सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हर 3 महीने में रेरा को देना होता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है एक प्रोजेक्ट का। तो जितने भी बिल्डर्स ने ये क्यूपीआर रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, तो इसके ऊपर कई सुओ मोटो एक्शंस चल रहे हैं। लेकिन बस बात यही है कि वो सुओ मोटो एक्शंस चल रहे हैं। आप समझें कि एक प्रोविजन है, उसको एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लेकुना जो है वो टाइम का आ रहा है। यानी कि अगर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एक नहीं आती है बिल्डर से,
तो दूसरा क्वार्टर निकल जाता है और उसे हम एक हेयरिंग चांस दे रहे हैं कि अब आप प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, और फिर दूसरा क्वार्टर आ जाता है, फिर तीसरा क्वार्टर आ जाता है। तो इस चीज में एक थोड़ी सी तेजी करने की जरूरत है कि अगर एक क्वार्टर में हम देखते हैं कि प्रोग्रेस नहीं आई है, उसी समय रेरा को इंटरवीन करना चाहिए कि अब इस प्रोजेक्ट के साथ हमें क्या करना है। उसमें ठीक है, बिल्डर को सुनवाई देने की जरूरत है, कानून में ये चीज कही गई है, ऑडी अल्टरम पार्टम एवरीबडी हैज टू बी हर्ड, लेकिन वो सुनवाई के मौके इतनी दफा देना और इतना समय उसमें लगा देना एक ऐसी चीज है कि एश्योरेंस अगर रेरा है तो रेमेडी भी रेरा से आनी चाहिए। तो एक टाइम इफेक्टिवनेस जो है वो रेरा से आनी बहुत जरूरी है। वही दिख नहीं रही है और इसी का कहीं ना कहीं ये बिल्डर फायदा भी उठा रहे हैं। इस पे हम आएंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्यूपीआर रिपोर्ट की आपने बात कही, क्वार्टरली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो है, जिसके साथ वो धांधली कर रहा है, जबकि नियम तय किया गया है कि आपको हर क्वार्टर में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी, और वो अगर नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ एक क्वार्टर मिस नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे के सारे क्वार्टर मिस हो रहे हैं। तो फाइनली ये गठजोड़ है कैसा, जिस गठजोड़ की वजह से भुगतना एक आम आदमी को पड़ता है, एक मिडिल क्लास आदमी को भुगतना पड़ता है, जो इस महंगाई में बड़ी मुश्किल से दो पैसे उसने जोड़े इस उम्मीद में कि चलिए अफोर्डेबल में कम से कम एक मुझे फ्लैट मिल जाएगा, एक मुझे घर मिल जाएगा, मैं अपने परिवार को उस घर की छत के नीचे बढ़ते हुए देख पाऊंगा, और वो ऐसा हो नहीं पाता है। चलिए आज पहले आज कुछ तस्वीरें जो हम बीच में दिखा भी रहे थे, एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूं। ये आज के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जो कि ओबीएस बिल्डर के ही जो सताए जो अलॉटीज हैं, जिनमें से कई आज हमारे साथ यहाँ जुड़े भी हुए हैं और डिस्कशन में। आप देखिए, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। देखिए, हर किसी को अपना घर चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी सबसे पहले अगर कुछ ढूंढता है अपने परिवार के लिए, वो घर ढूंढता है, फिर खाना ढूंढता है, फिर बाकी चीजों की तरफ वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब उससे उसका सपना, उसका घर अगर छीन जाए, तो वो कैसे बाकी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, क्योंकि लड़ाई तो अब वो अपनी छत के लिए लड़ रहा है। तो आप समझिए कि अपना काम सब कुछ छोड़कर और सड़कों पर अगर उतरना पड़ रहा है लोगों को, तो ये एक बड़ी विडंबना है। और तब जबकि अथॉरिटी यहाँ पर है, तब जबकि बकायदा पूरे नियम कायदे तय किए गए हैं कि इन नियम कायदों के तहत आपको काम करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन असल में कार्रवाई कितनी होती है, तो इन तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ बैनर है, पोस्टर है, कमल जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ। और क्यों ना लगाए, क्योंकि आपकी तकलीफ को कोई सुन नहीं रहा है। विनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी उन लोगों के पास आप लोग गए तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला, या वो आपके साथ कभी खड़े नजर आए आप लोगों को, या फिर आप लोगों के साथ वोट की राजनीति होती रही? क्योंकि आप जो बड़ा नंबर हैं, अगर मैं मानूं 5,000 से ज्यादा अगर परिवार है तो एक बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि ये बिखरा हुआ है, किसी का वोट नहीं है तय, तो क्या ये एक वजह रही कि कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों के साथ कभी खड़ा नजर नहीं आता? विनीत जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को तो एक चीज़ का डर है, या क्या चीज़ है, अगर इतने बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स के, जिस प्रकार जैसे महिपाल जी ने कहा कि हम टीएल सत्यप्रकाश जी के साथ ऑन राउंड टेबल बैठे, उनको अपनी सारी परेशानियाँ समझाई, सुनाई। इनफैक्ट उन्होंने भी इन लोगों को बुलाया, और जैसे बत्रा जी कह रहे हैं कि कई सारी सुयो मोटो हियरिंग हो चुकी है, कईयों में वो आता है, कईयों में नहीं आता। हम 200 से ज़्यादा केसेस हैं जो केसेस हमने रेरा में इंडिविजुअली डाले गए हैं, जो डिफरेंट है सुयो मोटो हियरिंग के अलावा, उसमें भी बिल्डर नहीं आता। मेरे को तो एक चीज की परेशानी है, अगर ये डिपार्टमेंट या ये एडमिनिस्ट्रेशन या इतने बड़े बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, उनका इनको डर नहीं है, तो हम आम आदमी पार्टी का कौन सुनवाई करेगा? इनफैक्ट जिस तरह का आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आज हम सोसाइटी पे गए, तो मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूंगा कि बिल्डर की तरफ से जैसे ही कैमरा का इधर उधर हुआ है, कई सारे हम जैसे अलॉटीज को धमकी दी गई है कि भैया ओएसबी को हटा के हम आपको मैं यहाँ से उठवा दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब ये मतलब मैं आम आदमी हूं, तो इसका मतलब कुछ भी कह देगा। हमने क्या मांगा? मैं 2017 से 2020 के अंदर एज पर द लॉ जो 3 साल में इसको पेमेंट करनी थी, मैंने सारी पेमेंट करी। मैंने कभी नहीं कोई इसको बहानेबाजी डाली कि कोविड है। मैंने नहीं कहा कि मेरी नौकरी चली गई है।
मैंने नहीं कहा, इवन मैंने अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रखवाए थे ताकि इन लोगों की पेमेंट कर दी जाए। हम बैंक वाले भी, हम बैंक को भी बीच में डाला। इन्होंने अग्रीमेंट किया बैंक के साथ कि इस टाइम पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लिंक के बेसिस पे हम आपको पेमेंट करेंगे। यानी कि ओएसबी खुद भी एग्री किया ना कि हमें पेमेंट कर, इतना काम होगा तो इतनी पेमेंट मिलेगी, इतना काम होगा तो इतनी पेमेंट मिलेगी। हमारे को नोटिस भेज रहा है कि आपका यूनिट कैंसिल कर दूंगा। तो आम आदमी क्या करेगा? डरेगा ना। मैंने गहने गिरवी रखवा रखा के इनकी पूरी पेमेंट करी। मैंने तो नहीं मना किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज इनका पेमेंट नहीं है, इनके अकाउंट फ्रीज नहीं है। तो पहली बात तो अकाउंट फ्रीज हुए क्यों? ऐसी सिचुएशन में आया है क्यों? कुछ अच्छे बिल्डर भी हैं काम करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि मंशा खराब है। क्या करना चाहता है, क्यों करना नहीं चाहता है, कोई डर नहीं है किसी चीज का, टाइम पास कराता है। हमारे को दर्जनों बार हम इनके डायरेक्टर्स के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि हम क्वार्टरली आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपको रिव्यू करेंगे, ये करेंगे, बट कुछ होता ही नहीं। ईमेल आईडी बनाई दी गई है कि भाई आप हमारे को अपनी इंक्वायरीज भेजिए, क्वेरीज भेजिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। आज तक कोई रिवर्ट नहीं। रिवर्ट एक ही चीज का आता है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भेजने का, अननेसेसरी या धमकियां कुछ भेजने। पैसे रह गए होंगे तो उसकी डिमांड का लेटर आता होगा कि वो ये कुछ सर पैसे रह जी, गए, ये जरा जल्दी जमा करा दीजिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसने कम से कम नहीं तो जितने भी 70-80, मेरी नॉलेज के हिसाब से इसने आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजे हैं हम लोगों को, 1 करोड़ का की वसूली के लिए। आर्बिट्रेशन कहते हैं, ये रेरा का तो केस ही नहीं है, ये आर्बिट्रेशन के थ्रू हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, और उसका आर्बिट्रेटर भी कौन? ये खुद ही डिसाइड करेगा। मतलब आप कभी बोल समझते हैं कि 25 पैसे की चीज के लिए कोई 1 रुपया मांग रहा है? मतलब 25 रुपए की आइटम के लिए वो 100 रुपए हमसे मांग रहे हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए होते तो मैं 25 रुपए की चीज खरीदता। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। हर्षित जी, जो क्यूपीआर की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से उस पे आते हैं कि जब अगर नियम तय है कि आपको हर 3 महीने में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करानी है और उसके बावजूद अगर वो एक के बाद एक क्वार्टर जो है वो मिस कर रहा है और ये स्थिति आ जाती है कि अगर आपने 4 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा करना था, वो 4 साल भी पूरे हो गए, उसके अलावा भी अब 2-3 साल ऊपर हो चुके हैं, तो आखिरकार ये पूरा खेल क्या है? क्यों नहीं इस क्यूपीआर रिपोर्ट को लेकर अथॉरिटी रेरा जो है वो सीरियस नहीं है? क्या इन्हें ये जानबूझ के छूट दी जाती है या कहीं कोई किसी तरह का ये एक पर्दे के पीछे का गठजोड़ है कि कोई बात नहीं, बिल्डर जो कर रहा है करने दीजिए। लेकिन अगर अलोटी ने कुछ महीने भी अगर वो जो पैसा उसको ने देना है अगर उसमें अगर डिले कर दिया तो तुरंत एक मेल चला जाएगा कि आपकी यूनिट कैंसिल कर रहे हैं, या तो पैसा जमा कराइए और विद इंटरेस्ट जमा कराइए। तो लेकिन इन बिल्डर के खिलाफ क्यों नहीं हो पाती? क्यों आंख मूंदे जो है वो बैठी रहती है अथॉरिटी? सर देखिए, क्या है कि कानून में एक प्रोविजन है जिसमें ये लोग पेनल्टी लगाते हैं बिल्डर के ऊपर, दैट इज अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर हम देखते हैं तो ये पेनल्टी जो है, ये पेनल्टी रेरा को मिलेगी, ये पेनल्टी सरकार के पास जाएगी। इस पेनल्टी से अलॉटी का कोई लेना देना नहीं है। अलॉटी को ये नहीं है कि रेरा बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगा दे किसी भी प्रकार के नॉन कंप्लायंस में, चाहे वो नॉन कंप्लायंस क्यूपीआर का क्यों ना हो। लॉटी का बस एक एक ही चीज रहती है कि वो क्यूपीआर समय से जब अपलोड होगा, वो वेबसाइट पे रेरा की अवेलेबल रहेगा, तो अलॉटी को कॉन्फिडेंस रहेगा कि रेरा मॉनिटर कर रहा है और प्रोजेक्ट सही से चल रहा है। तो वही एक चीज है जो जब एक प्रोविजन है, एक टाइमलाइन के हिसाब से अगर वो किया जाए, तो जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेनल्टी अगर इम्पोज हो भी जाएगी तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो जो चाहिए वो चाहिए इफेक्टिवनेस, टाइमलीनेस और ये ट्रांसपेरेंसी। और जब अगर आज ये सब बायर्स इकट्ठा हुए हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, तो यही सब चीजें अगर क्यूपीआर जो चीज समय से होती, रेरा उसको थोड़ा सा और पुश करता और हमें पता चल जाता, तो शायद हम ये सब प्रक्रिया और पहले से भी शुरू कर सकते थे, जैसे ही हमें नजर आता। देखिए, रेरा के अंदर अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि हमने सेपरेट कंप्लेंट्स भी डाली हुई हैं, जिसमें हम पोजेशन के साथ साथ डीले पेनल्टी कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, जो हमारा राइट है, जो हमें इंडिविजुअल केसेस में ग्रांट होने वाला है। उन केसेस में भी सर हम जो मांग रहे हैं वो पेनल्टी है डीले की, लेकिन वो भी एक सेकेंडरी ऑप्शन है। जब मेरा इंटरेक्शन इन अलॉटीज से होता है तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि डीले पेनल्टी कॉम्पनसेशन तो चलो ठीक है, बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा, हमारा प्राइमरी पर्पस इज पोजेशन ओनली।
सो व्हेन इट कम्स टू द प्राइमरी पर्पस ऑफ पोजेशन, टाइमलाइंस के ऊपर सिर्फ एक चीज है, जैसे किसी भी और कोर्ट की हम बात करते हैं तो हमेशा पेंडेंसी की बात होती है कि एक कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है, कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है। तो सिमिलरली रेरा एक क्वासी जुडिशियल फोरम है जिसके अंदर भी पेनल्टी है। अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो रेरा की प्रोविजन एक ऐसी है कि कोई भी कंप्लेंट अगर आती है रेरा के पास तो इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ बार एंड बेंच, आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली 60 दिन में कोई भी कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाती है, हमें बिल्डर को बिल्कुल सुनना है। लेकिन 60 दिन से 1 साल भी ठीक है, लेकिन जो हमें नजर आना चाहिए कि ठीक है ये चीज इस स्पीड से हो रही है, तो कहने का मतलब ये है सिर्फ कि इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस शुड बी देयर। दैट इज ओनली गोइंग टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ अलॉटीज इन रेरा, बिकॉज रेरा के आने का मकसद ही ये था इफेक्टिवनेस। क्योंकि इससे पहले जो कोर्ट्स थे, अगर कंज्यूमर फोरम की मैं बात करता हूं तो कंज्यूमर फोरम में भी केसेस काफी लंबे चलते हैं, एक डेट से दूसरी डेट काफी लंबे लंबे समय के बाद आती है। कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर एक सिर्फ कंज्यूमर हो सकता है, इन्वेस्टर नहीं हो सकता है। अलॉटी में जब रेरा में अलॉटी डिफाइन हुआ है तो अलॉटी में कंज्यूमर भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन है अलॉटी। और देखा जाए तो ओवरऑल रेरा इज अ लिटिल बायस टुवर्ड्स अलॉटी ओनली, not as such towards any other stakeholder, but the only thing that is happening is कि वो समय से अगर रेमेडी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल अलॉटीज के मन में आता ही है, वेदर इट इज क्यूपीआर, वेदर इट इज डिस्पोजल, वेदर इट इज एनीथिंग। तो वो क्लोजली मॉनिटर होने की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि वो मॉनिटर हो ही नहीं रही है, और अगर मॉनिटर हो रही है तो कैसी हो रही है वो समझ में आ रहा है कि लोगों को जो समय तय किया गया था उसके बावजूद सालों साल से इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी ये इंतजार ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में पूरा हो जाएगा, इसमें भी अभी और ना जाने कितने साल लगेंगे, क्योंकि काम या तो चल नहीं रहा है, चल रहा है तो एकदम कछुए की चाल चल रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि कब तक इनके घर जो है वो कंप्लीट होगी, इन्हें हैंडओवर मिल सकेगा। अर्चना जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आऊंगा, क्या लगता है कुछ उम्मीद बची है कि हाँ मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल? देखिए, अगर सही तरीके से बताएं कुछ ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल हमारा है, हमने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स भी लगा दी हैं, घर वाले अब सब हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम रेंट भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, हमारे डबल बर्डन पड़ चुका है। और कहीं ना कहीं जब काम नहीं होता है साइट पे तो हमको मतलब कोई भी तरीके से हमें एश्योरेंस नहीं मिल रही है। वर्बल एश्योरेंस तो बहुत समय से अधिकारी भी दे रहे हैं, या फिर जिनको भी हमने विजिट किया, एमपी एमएलए जो भी रहे जिनके पास भी हम गए, लेकिन वर्बल एश्योरेंस से काम नहीं बनता, क्योंकि साइट पे कुछ काम नहीं हो रहा है। साइट पे 20-25 लेबर सिर्फ जब इंस्पेक्शन होता है दिखाने के लिए लगा दी जाती है, लेकिन हमें काम के लिए आज की डेट में कम से कम 1000 लेबर चाहिए, तो जाके 1 साल में काम या 2 साल में काम कंप्लीट होगा। तो वो लेबर कहीं किसी तरीके से संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जब तक लेबर काम नहीं करेगी, काम वर्क प्रोग्रेस होगा नहीं, फ्लैट बनेंगे नहीं, हमें मिलेंगे नहीं। तो 7 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब कितने साल और इंतज़ार करना पड़ेगा? हमारे स्ट्रक्चर्स खड़े-खड़े भी उनका डेप्रिसिएशन होता जाएगा। वो रहने लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे जब तक हमें मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं हम सारे बायर्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हम अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं कि जहाँ भी हो सके चले जाएँ, बात कर लें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। हम इतना ईएमआईज़ में इंटरेस्ट गँवा चुके हैं, तो हम पीछे अब नहीं हट सकते। किसी न किसी तरीके से हमें फ्लैट चाहिए, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं आगे। महिपाल जी, जो एक बार-बार बात आती है कि इतने परसेंट जो है वो काम हो चुका है। मतलब अभी अगर मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट की बात करूँ ओबीएस एक्सप्रेसवे की, वो कितना परसेंट काम हो चुका है और उसको किस तरह से मापते हैं? क्योंकि क्या अभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से खड़े हो गए हैं, या फिर स्ट्रक्चर के बाद अब जो इंटीरियर का काम है वो भी कुछ शुरू हुआ है, नहीं हुआ? वो क्या स्थिति है जब आप वहाँ आज भी जब गए हैं या पहले भी जब जाते हैं? तो अभी फिलहाल के हालात क्या है आपके प्रोजेक्ट? सर, स्ट्रक्चर खड़े होने से सबसे पहले तो घर मिलेगा नहीं। जबकि इंटीरियर का काम बाकी पेंडिंग है, एक्सटीरियर का काम पेंडिंग है, चाहे वो सीवरेज का काम हो, वाटर पाइपलाइंस का काम हो, बिजली का काम हो। उसके अलावा इंटीरियर्स में हमें क्या चाहिए कि पानी आए, बिजली आए फ्लैट के अंदर, तभी तो रहने लायक भी होगा। अदरवाइज तो ये खाली 4 दीवारी होने को घर नहीं कहते हैं ना। दूसरी बात ये है कि रेरा ने जब लास्ट इंस्पेक्शन किया था तो उन्होंने 57% कंप्लीशन का हमें बायर्स को बताया था, बट अभी तक तो उससे आगे तो नाम मात्र ही काम हुआ है, क्योंकि वो दिखाने के लिए 25, 30, 50 लेबर होती है,
जब भी कोई अधिकारी आए तो उसे पता चले कि यहाँ पे लेबर लगी हुई है। हर्षित जी, एक चीज बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आती कैसे है? अगर बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो जाहिर सी बात है उसने सारी चीजें नापी होगी, तोली होगी, समझी होगी कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा इसमें लगेगा और कितना पैसा वो मुनाफे के तौर पे अपने घर ले जाएगा। या फिर वो ये सोचकर इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करता है कि वो आएगा, एक जगह लेगा, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, उस प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ेगा, मुनाफा जेब में डालेगा और निकल जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम आखिरकार आती कैसे? क्योंकि इतना पैसा तो उसके पास आ जाता है जितना कि उसको प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए और उसके बावजूद भी एक बड़ा अमाउंट उसको प्रॉफिट के तौर पर बचता है। लेकिन क्या ये जानबूझकर करते हैं या कुछ ऐसे टेक्निकल कूने हैं सिस्टम के अंदर कि मतलब मैं इसमें एक बार की बिल्डर की साइड भी खड़े होकर मैं बात करना चाहता हूं कि वो चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर पाता है। मतलब कहाँ है ये टेक्निकल लोचा जिसकी वजह से परेशान जो है ये हजारों परिवार होते हैं? सर देखिए कि जब हम रेरा की बात करते हैं, जब आपने जैसे कहा कि अगर हम बिल्डर की साइड होके सोचते हैं, तो डिले पेनल्टी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, किसी समय पे किसी बिल्डर ने सोचा नहीं था। अब वो कोई प्रोजेक्ट अगर स्टॉल हो गया या स्लो हो गया, तो उसके अंदर जो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ रही हैं, अगर किसी भी प्रमोटर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और जिन प्रोजेक्ट्स में डिले हो गया, रेरा आ गया, रेरा रेट्रोएक्टिव है, उनको पेनल्टीज़ देनी पड़ रही हैं, तो वो एक उनके ऊपर एडिशनल जो है एक तरीके से बर्डन हुआ है। और अगर हम वैसे बात करते हैं कि फोर्स मेजॉर, कोविड वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जेन्युइन बिल्डर है और जिसका डिले सिर्फ अगर कुछ एनजीटी बैन्स और कोविड की वजह से हुआ है, तो भी जैसा कि हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ डिले ये एक ऐसी चीज होती है जो अलॉटीज भी समझते हैं कि अगर कोविड हुआ, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, एनजीटी बैन हुआ, वी अंडरस्टैंड दैट। बट व्हेन द डिले इज बियॉन्ड दीज थिंग्स कि एक एनजीटी बैन पे हमने मान लिया आपने इतने समय काम नहीं करा, लेकिन जो समस्या आती है जब हम रेरा रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही डिटेल में ये लिया जाता है कि आप अपनी अलॉटीज की लिस्ट दीजिए, किस अलॉटी से आपने कितने पैसे मांगे हैं, आपने क्या अग्रीमेंट किया है, आपने क्या टाइमलाइन दी है, आपको कितने पैसे एडवांस रिसीव हो गए हैं, कितने पैसे आपको कब पेमेंट करनी है। तो ये जो टोटली पर्पस है उसका वो यही है कि एक तरीके से देखा जाए, प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाए। तो जो जब प्रोजेक्ट अगर मॉनिटर नहीं हो पाता है या जो जब कॉग्निजेंस लिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर डिले है, तो वो कॉग्निजेंस में जो भी थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा उसको मौका देने के नजरिए से देखिए, क्योंकि रेरा जो आया था उसका पर्पस ये भी था कि रियल एस्टेट को हम बढ़ावा देंगे, रियल एस्टेट को बढ़ावा देंगे, इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, लोगों को घर प्रोवाइड कराएंगे। तो उस सेंस में भी अगर हम देखते हैं कि रियल एस्टेट आना चाहिए, लोगों को घर मिलने चाहिए, घर बनने चाहिए, तो थोड़ा बहुत मौका किसी को देना है तो वो ठीक है, वो उस सेंस में किया जाएगा कि अगर आपका थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा समय आपको और चाहिए तो देख लें। पर जो देखा जा रहा है वो ये है, प्रोबेबली बिल्डर्स के पास से फंड्स मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं कि उन्होंने रेरा के होते हुए भी बावजूद, क्योंकि रेरा के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट का प्रोविजन है जिसके अंदर 70% पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रॉफिट के लिए वो 30% अपना किसी और अकाउंट में रख सकते हैं। जब कोई डीले पेनल्टी कॉम्पनसेशन वगैरह भी होता है अगर अवार्ड रेरा से, तो वो आपके प्रॉफिट वाले 30% में से जाता है, ना कि 70% में से। 70% सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे लगता है। वहीं पे सिर्फ रेरा को स्ट्रिक्ट होना है और देखना है कि जो पैसा कलेक्ट हो रहा है या जो प्रोमिसेस किए गए हैं वो मतलब बिना अलॉटी के कंप्लेंट के भी अगर मॉनिटर किए जाएं तो ये इश्यूज अराइज नहीं होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि जब एक नियम है, एक एक्स्ट्रो अकाउंट आपने बना दिया है और उसके बावजूद अगर वो पैसा इधर उधर जा रहा है तो इसमें खेल क्या है, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। नौमार जी, एक चीज यहाँ बताइए कि अभी तक आप कितना पैसा जो है वो दे चुके हैं और चूंकि एक लड़ाई अब यहाँ पर आप लोग लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई में समय लगेगा फिर भी, लेकिन कहीं से कुछ अब आया होगा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि अब हरेरा के एक नए चेयरमैन आए हैं, तो क्या उनसे भी मुलाकात हुई, क्या लगा, क्या भरोसा उनकी तरफ से आया? क्योंकि जो मुझे जानकारी है अभी कुछ दिन पहले उन्होंने करीब ऐसे ही 10 प्रोजेक्ट्स पर विजिट भी किया था जिसमें ओएसबी के 3 प्रोजेक्ट भी शामिल थे। तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव हुए हैं, उससे कुछ जल्दी जो एक उम्मीद है आप लोगों को घर मिलने की वो जगी है? एडिटर साहब, सबसे पहले तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अराउंड 320 करोड़ रुपए। सो
320 करोड़ में से ऑलमोस्ट 92 से 95% का कलेक्शन हो चुका है इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट का। एंड फिर भी अगर बिल्डर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे समय चाहिए बनाने के लिए, पैसा चाहिए, मैं अपने फंड्स अरेंज करूंगा, एंड कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट 50 टू 60%, तो आप देख लीजिए 30 टू 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट विच अमाउंट्स टू अराउंड 100 करोड़ रुपीस कहाँ गया है। तो पहला सवाल तो ये है समझने के लिए, तो इससे आपको इंटेंट पता लगता है बिल्डर का क्या है। दूसरा, जो आप पूछ रहे हैं, अरुण कुमार जी जो चेयरमैन है रेरा के, वो खुद साइट विजिट करने गए। अरुण कुमार जी एंड रेरा इटसेल्फ इज अ जुडिशियल अथॉरिटी फॉर रियल एस्टेट। सो कभी आपने सुना होगा कि जज साहब किसी एक्सीडेंट की साइट पे गए हैं देखने के लिए क्या हुआ है। सो दिस इटसेल्फ सेज कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और ये हम बायर्स की बहुत रिक्वेस्ट, बहुत लेटर्स और बहुत मीटिंग्स के बाद उन्होंने कड़े स्टेप्स उठाए थे। तो ये स्टेप बहुत वेलकम स्टेप है और हम सब इसकी सराहना करते हैं, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सिंस वो एक इतने प्रोएक्टिव चेयरमैन साहब हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से डील करेंगे। बिकॉज जुडिशरी के लिए दोनों पार्टियां बराबर होती हैं, दी कंप्लेनेंट एंड दी रिस्पोंडेंट, बोथ आर इक्वल। तो ही इज नॉट सपोज टू फेवर एनी वन ऑफ देम। वो बावजूद होते हुए भी उन्होंने साइट पे जाना, देखना कि एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है। सो इससे हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। और पिछली जो मीटिंग हुई थी हमारी सुओ मोटो मीटिंग अराउंड 21 या 22 तारीख को, उसमें उन्होंने बोला था कि आप पैसे का बंदोबस्त कीजिए, मुझे राइटिंग में एक एस्टिमेट्स और अपने सीए से बनवा के पूरा प्रपोजल दिखाइए, आप कैसे मैनेज करेंगे इस पैसे को और कहाँ से लाएंगे और कितना आपकी लागत है। तो इस लेवल पे वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी। बट अगेन एडिटर साहब, आपके थ्रू हम चाहते हैं कि आप कन्वे करें गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज या हाउसिंग डिपार्टमेंट की रेरा थोड़ा और पावर दिया जाए, थोड़े और टीथ बढ़ाए जाएं रेरा के, ताकि वो बिल्डर्स को कड़े हाथ ले सके। हमारे वनीत जी ने आपको बताया एक आर्बिट्रेटर का इशू बिल्डर ने खड़ा किया था। तो बिल्डर सरेआम कहता है कि रेरा के तो कानून में मैं आता ही नहीं हूँ, आप तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में आते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो 15 से 20 पेज का है, जो लगभग लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ साइन कर देते हैं, बिकॉज उससे पहले वो ऑलरेडी 10 से 15% पेमेंट जमा कर चुके होते हैं। अगर साइन नहीं कर तो आपका 10 हो जाएगा, और यदि आप साइन करते हैं तो वो आपके हिसाब से नहीं होगा, और बिल्डर उस स्टेज पे उसे चेंज नहीं करता। तो इसमें जो अंडर के जो बायर्स होते हैं, arbitration clause डाला है, एंड उसके तहत जैसे 25 रुपए आप खरीदने जा रहे हो ना, आपको चीज मिले और आपसे 100 रुपए मांगे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ आर्बिट्रेशन एंड डिफामेशन, एंड आपको कहा जा रहा है कि हम रेरा के तहत नहीं आ रहे। तो यदि आप देखिए 1100 बायर्स हैं, मेरे हिसाब से उसमें से 500-600 बायर तो वैसे ही डर के साइड में हो जाएंगे कि हमें 1 करोड़ की रिकवरी करनी पड़ेगी। तो अब आप सोचिए किस टाइप का, किस तरीके का डर बनाया जा रहा है बायर्स में, ताकि वो अपने केसेस विड्रॉ कर लिए जाएं। कभी कभी मीटिंग्स भी की जा रही हैं, बिल्डर्स साइट पे आता है, मीटिंग्स करता है बायर के साथ और कहते हैं कि आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। यदि इतनी लड़ाई करने के बाद हम इसे विड्रॉ कर ले तो सोचिए हम कहाँ जाएंगे। तो नहीं नहीं, इससे बिल्कुल ठीक सारा कह रहे हो। जब इस बात यहाँ सारा लड़ाई की इंटेंशन नहीं है, या आप इससे लोग सारा यहाँ लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं आए थे, तो मजबूरी में आप लोगों के सामने इस तरह के हालात बना दिए गए कि अब अपने ही घर के लिए, अपने ही पैसे के लिए आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है। हर्षित जी, जो फंड्स की बात कर रहे थे कि जब एस्क्रो अकाउंट का प्रावधान है, यानी कि 70% पैसा जो है वो रेरा की देखरेख में रहता है, मतलब एक तरह से एक स्ट्रांग मॉनिटरिंग उसकी होती है, तो उसके बावजूद ये आखिरकार खेल कैसे हो जाता है कि उसमें से वो पैसा ही गायब हो जाता है? तो क्या इसमें, क्योंकि बैंक का रोल भी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बैंक के पास भी जो सर्टिफिकेट, जो कागज पत्री लगाता होगा बिल्डर, तो उसमें क्या वो खेल करता है पूरा का पूरा? तो ये जो रेरा की मॉनिटरिंग है, बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है और उसके बावजूद जो है बिल्डर इन अलॉटीज का पैसा जो है वो चुपचाप वहां से गायब कर लेता है। देखिए, ये एक तो मॉनिटरिंग के ऊपर हमने बात की ही कि इससे और स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है इन सब जो सेपरेट बैंक अकाउंट्स होते हैं। इनफैक्ट जो बिल्डर से एफिडेविट्स लिए जाते हैं, बैंक से एफिडेविट लिए जाते हैं, उसको डिपार्टमेंट को अपने थ्रू क्रॉस चेक भी करना चाहिए। एक बारी रैंडम ऑडिट्स भी करनी चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा
बैंक्स की जब आपने बात की तो एक इशू ये भी आता है, जैसे इसमें से कई लोग हैं जिन्होंने लोन्स भी लिए हुए हैं, तो अगर उनको किसी प्रकार का रेमेडी चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ ईएमआई, तो उसमें आरबीआई का सर्कुलर रहता है, वो जो बोलता है कि कंस्ट्रक्शन स्टेटस देके ही डिसबर्समेंट्स किए जाएंगे। लेकिन जब बैंक बिल्डर को डिसबर्समेंट कर देता है बिना कंस्ट्रक्शन देखे, वो एक बहुत ही गलत चीज है, और ये एक लैकूना है रेरा एक्ट के अंदर ही। अगर हम रेरा एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे 3 स्टेक होल्डर्स को डिफाइन किया गया है, एक अलॉटी, दूसरा प्रमोटर और तीसरा रियल एस्टेट एजेंट। जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एक चौथे स्टेक होल्डर की भी बहुत सख्त जरूरत थी, वो था बैंक या एनबीएफसी। यानी कि अक्सर ऐसा होता है, प्रॉपर्टी लेते समय बैंक से लोन लिया जाता है और एक ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट होता है। तो जब एक ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी है। तो जब कोई केस होता है तो उसको पार्टी बनाएंगे हम, तो ही हम उससे कोई रिलीफ सीख कर पाएंगे। अगर हम उसे पार्टी ही नहीं बना पाएंगे, अगर वो डिफाइंड ही नहीं है रेरा में, तो हम उससे कोई रिलीफ कैसे सीख कर पाएंगे। अगर हमें स्टे चाहिए कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो आप हमसे अभी ईएमआई ना लें, तो इस प्रकार के रिलीफ्स के लिए उनका वो रेरा के अंदर एक स्टेक होल्डर होना उसका बहुत जरूरी था। और दूसरा, जैसे महिपाल जी ने बोला कि नोटिसेस में बोला गया है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज था हमारे एग्रीमेंट्स में, तो यहाँ पे ये लीगल नॉलेज और अवेयरनेस की बात आती है कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, एमआर वर्सेस आफ्ताब सिंह, जिसमें 2018 दिसंबर में ये कह दिया गया था कि अलॉटी की चॉइस है। अगर अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है तो अलॉटी इज नॉट बाउंड टू गो फॉर दैट आर्बिट्रेशन। रेरा एक स्पेशल बॉडी आई है और ये अलॉटी की चॉइस है कि वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है या वो रेरा के साथ जाना चाहता है या वो कंज्यूमर में जाना चाहता है। दैट इज द चॉइस ऑफ द बायर। जस्ट बिकॉज देर इज अ क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन, यू कांट बी बाइंडिंग देम फॉर आर्बिट्रेशन कि आप आइए और आर्बिट्रेशन में ही पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें हमारा कंसेंट जरूरी है। अगर हम किसी और फोरम पे जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। और जैसे कि ये नोटिस में डिफेमेशन वगैरह की बात कही गई है, लीगली कोई भी आपने बात जो करी है विच इज अ फैक्ट कैन नेवर अमाउंट टू डिफेमेशन। अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जो कि एक फैक्ट नहीं है तो फिर उसे डिफेमेशन कहा जा सकता है। यहाँ पे जब अलॉटीज बात कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, ये हमारा पैसा दिया गया है 90%, ये हमारा पैसा दिया गया है 80%, कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं है। ऑल दीज आर फैक्ट्स, दिस वुड नेवर अमाउंट टू डिफेमेशन। विनीत जी, एक बार मैं फिर से आऊंगा हर्षित जी आपके पास, लेकिन एक विनीत जी से भी एक यहाँ आप समझ लेते हैं चीजें एक के बाद एक। जो पूरा प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बिल्डर से भी कुछ बातचीत चल रही है, वहां कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आप लोगों का या वो पूरी तरह से बंद हो चुका है? देखिए, आज से 2-4 महीने पहले तो लास्ट एक कम्युनिकेशन हुआ था। हम डायरेक्टर जी के साथ बैठे थे, उनके ऑफिस में बैठे थे। बट ऐसा था कि वो भी कुछ हम अलॉटी से, जैसे हम 1000 बायर्स के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ मैं अपनी चाल नहीं चल सकता, हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है। जैसे हम एसोसिएशन है तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें उनका भी एक बारी बात सुनना चाहिए, बिल्कुल उनका उनकी तरफ से दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। हम बैठे, डायरेक्टर साहब भी आए, और 1-2 महीने पहले साइट पे भी एक तरह से ओपन हाउस सेशन भी हुआ था बायर्स के बीच में। देखिए, बोलता है, बात करिए, उनका एक ही कहना है कि मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए। एक ही कहना है कि मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए, मेरे हाथ रुक गए हैं। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, सत्य प्रकाश जी ने साफ कहा था, मैंने आपका सस्पेंड किया है लाइसेंस, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं रोका गया है। आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आप अपने खुद के प्राइवेट फंड से या अपने खुद के अरेंज करके आप फंड्स को प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, मैं नहीं रोक रहा आपको। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं, अगर मुझे दिखेगा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, मैं एक के बाद एक आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लाइसेंस रिन्यू कर दूंगा। और यहाँ पे इस लाइसेंस की बात करूं तो मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, मेरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ था 4 साल का। गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रोजेक्ट मिला है, लाइसेंस मिला था 5 साल का। तो 2016 में 5 साल, 2021 या एंड 22 तक की मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। और अगर मैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात भी करूं तो यही लिखा गया था कि 4 साल, 3 साल में आप पैसा दीजिए, 4 साल में आपको पूरी कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। वो भी ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड हो चुका है।
तो अभी भी ऑन ग्राउंड्स अगर मैं पेपरों के रिलेटेड बात करूंगी, इनके पास भी कुछ नहीं है। ना ये रिन्यू कराते हैं प्रोजेक्ट, ना ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बेच के बनाते। मैं सिर्फ बातों से अपना मकान नहीं बनाऊंगा ना सर। आज सिर्फ कंस्ट्रक्शन किस हद पे हुई है, एक स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है, और बिल्डिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिर्फ 40% वो करता है। बाकी 60% इंटीरियर, एक्सटीरियर, आने जाने का रास्ता, कॉमन एरिया, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें काउंट करने के बाद 100% काउंट होता है। तो इस केस में तो इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अगर अगर मकान भी बना देंगे, मेरा घर भी बना देंगे, लाइटें भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर जब तक अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो तो इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब भी हम फंसेंगे। ठीक है राम। हर्षित जी, एक चीज बताइए, अभी फाइनली इन अलॉटीज के पास रास्ता क्या है? क्या लगता है कि कोई उम्मीद बची है? अगर बिल्डर इसी तरह से वो इनके साथ करता रहेगा, वो प्रोजेक्ट को पूरा करने की नीयत दिखाएगा नहीं, प्रोजेक्ट इसी तरह से अधूरा पड़ा रहेगा, तो फिर रास्ता बचता क्या है? क्या कोई ऐसा विकल्प भी है कि कोई थर्ड पार्टी जाकर अब इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दे और जल्द से जल्द इन्हें मिल जाए? या फिर ये ऐसे ही लंबी गोल गोल घूमती हुई एक लड़ाई है जिसमें ये जो सपने हैं, जो पैसा है, जो उम्मीदें हैं, वो सब खराब बर्बाद हो जाएगी? देखिए, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि मॉनिटरिंग यही चल रही है इनके फाइनेंसेस की, कि क्या ये प्रमोटर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा। नहीं तो जो पहला राइट है सेक्शन 8 में, वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज का रहेगा। एक एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसमें एक मेजॉरिटी व्यू आ रहा है कि सबको पोजीशन चाहिए। अब क्योंकि किसी के पास भी नो हाउ नहीं होता है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, तो अथॉरिटी की एक ओपिनियन ये है कि जिसका काम है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वो करे। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा नजर आता है कि वो असमर्थ होगा, तो फिर ये जो है ये एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के पास बात जाएगी, जहां पे ये कॉल लिया जाएगा कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कराना है। क्या हम ये खुद से करवाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि किसी और बिल्डर का नाम प्रपोज हो जो आकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे। अगर ये अब जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में निकल के आएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट ये प्रमोटर कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, अगर जवाब नहीं निकल के आता है, तो फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करवाना है। और हाँ, ये प्रोविजन है कि अगर प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहा है एक बिल्डर से, तो कोई और उसके शूज में आकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अलॉटीज को डिलीवर करेगा। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा खातों में, तो फिर कैसे एसोसिएशन उसको कंप्लीट कर पाएगी, या कोई दूसरा आदमी क्यों आकर उसको करेगा? जी, यही यही एक सवाल है जिसके लिए ये फॉरेंसिक ऑडिट हो रही है कि कितना पैसा जमा हो चुका है, कितना पैसा अलॉटीज से लेना बाकी है। मान लीजिए कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी 100 रुपए थी, मान लीजिए कि अभी 30 रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बची है, तो क्या 30 रुपए अलॉटीज से लेना अभी भी बाकी है? कि सब अलॉटीज से मैं कलेक्टिव करता हूं तो मेरा 30 बचता है और 30 ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो कि की जा सकती है। दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द सेम प्रमोटर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर यही प्रमोटर से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, तो रेरा ने साफ साफ बोला है कि आप फंड्स कहीं से भी लाएं, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, आपको इनफ्लो मिल जाएगा, लेकिन आउटफ्लो आपका खुद करना है। हम आपको वो ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे कि किसी भी प्रकार से फंड अब मिस अप्रोप्रिएट हो पाए। लेकिन अगर एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज आपस में देखते हैं कि क्या उनका है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, या क्या और चीज हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगा, बस सोल्यूशन यही चाहिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, चाहे वो एसोसिएशन मिलकर कराए या कोई फ्रेश प्रमोटर कराए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और सभी अलॉटी भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, उन्हें अपने घर मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि अफोर्डेबल में वही आदमी जा रहा है जिसके पास छत नहीं है। और अगर उसको छत मिल जाएगी, तो कम से कम जो बाहर किराया दे रहा है और उसकी ईएमआई जो चालू हो गई है, उससे कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। लेकिन यहाँ तो डबल मार इन सबके ऊपर पड़ रही है। हम यहाँ हरेरा अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि ये हजारों परिवार जो हैं, वो मजबूरी में सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं, कोई शौक नहीं है। वो छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, पार्क में होना चाहिए, वो सड़कों पर हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो जो सपना संजोया था, सभी ने मिलके संजोया था कि उन्हें अपना घर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नियम तय किए गए हैं, उसकी मॉनिटरिंग अगर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तभी जाकर इन बिल्डर्स की मनमानियों पर लगाम लगेगी। वरना इसी तरह की गुंडागर्दी, इसी तरह के फ्रॉड ये बिल्डर करते रहेंगे, और सताया परेशान जो किया जाएगा, वो आम आदमी ही किया जाएगा। तो ऐसे में अथॉरिटी और सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे खड़ी हो, इनके साथ खड़ी हो। और सबसे बड़ी बात, वो जनप्रतिनिधि जो
5 साल पूरा होने पर वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन सड़क पर धक्के खा रहे इन लोगों के साथ बाकी दिनों में कभी भी खड़े नहीं नजर आते। उन्हें भी इनकी आवाज सुननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग जुड़े इस मुद्दे पर। रिपोर्टर जी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और जब जब भी आप लोगों को जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं और उम्मीद करते हैं अथॉरिटी आपकी बात जल्द से जल्द सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। थैंक यू।